ओके बच्चों, तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या मैंने बताया था बच्चों कि पहले आप समझिए व्हाट इज ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है बच्चों? ऐसा बॉडी जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और हर तरह के रेडिएशन को एमिट कर सके। क्या ऐसा आइडियली कोई बॉडी नेचर में है? तो ऐसा नहीं है, आइडियल केस नहीं है। कुछ कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, कुछ कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके लिए एक थ्योरेटिकली एक ऐसा मतलब एक प्रैक्टिकली एक ऐसा चीज बनाया गया, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया जो अंदर से हॉलो हो और उसमें छोटा सा ओपनिंग रख दिया गया और पूरा ब्लैक पेंट कर दिया गया अंदर की तरफ। तो क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक फ्रीक्वेंसी है, से फॉर एग्जांपल 10⁻14 हर्ट्ज का, इसको आपको एब्जॉर्ब कराना है। तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा, यहाँ से अलाउ करेंगे, यहाँ गया। अब आपको मालूम है कि हर एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारे फिनोमेना होते हैं। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे करता रहेगा बच्चों। और हर बार रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ पोर्शन जो है इस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये ऐसा करता रहेगा और इस जो लाइट आई है उसका मैक्सिमम एनर्जी अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब टेक्निकली हमने ये इंश्योर किया कि ये जो बॉडी हमने बनाया है, इस तरह का कैविटी जो डिजाइन किया है, ये हर रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एक आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में हमें जानना है कि जो सबको एब्जॉर्ब कर सके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या प्रॉब्लम आ रहा था? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि जो जो कलर है उसका अगर हम क्वांटिटी देखने की कोशिश करें, उसकी एनर्जी देखने की कोशिश करें, तो आरवी एक फंक्शन दिखाया था मैंने और यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो वो कुछ इस तरह का आ रहा था बच्चों, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह का, किसी एक वैल्यू पे वो पीक पकड़ ले रहा था और वही वाला कलर जिस फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू हाईएस्ट है वही कलर हमको दिखता था, याद है ना? और उसका एनर्जी कितना होगा, तो हल्का सा डीवी विड्थ लेकर के अगर ये एरिया निकालेंगे तो वो एनर्जी आएगा। एनीवे, सो ये कलर हमें दिखता था। जबकि अगर हम इसको क्लासिकल थियरी से बात करें, क्लासिकल थियरी, अगर हम इस कंप्लीट ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो बच्चों वहां पे आरवी का जो फंक्शन आ रहा था, मैंने लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे वीडियो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो फंक्शन आ रहा था वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा था। यानी कि ये वैल्यू जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आप टेम्परेचर कुछ भी रखो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा हायर फ्रीक्वेंसी का ये जो आरवी वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। मतलब ग्राफ असल में इनके हिसाब से कैसा आना चाहिए, कुछ इस तरह का आना चाहिए। और बड़ा गजब का चीज ये है कि अगर ग्राफ ऐसा आया, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो उस रेडिएशन का आएगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। और वो कौन सा, तो आपको मालूम है जो हमें दिखाई देने वाली है उन सभी में वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है कि नहीं? तो हर समय हमें कैसा दिखना चाहिए, वो वॉयलेट दिखना चाहिए क्लासिकल थियरी के हिसाब से, ओल्ड फिजिक्स थियरी के हिसाब से। तो ये चीज देखा कि यार ये कहीं पे भी ये एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहा है। अब इसी एक्सप्रेशन को लाने के लिए मैंने बताया कि मिस्टर प्लैंक ने एज्यूम किया कि जो भी इस ब्लैक बॉडी के अंदर जो जो पार्टिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहे हैं, या जो भी यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, एक तरह से मान लीजिए चार्ज पार्टिकल जो भी हैं, वो आपको मालूम है कि जब चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं, है ना, जब बच्चों वो कंपन करते हैं तो वहीं से हमारा एनर्जी निकलता है, रेडिएशन निकलता है। तो अब ये जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन कर रहे हैं, तो ये जो कंपन हो रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका, वो कोई मतलब इसका जो जो भी पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेशन कर रहा है उसकी एनर्जी कोई कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है। उसकी एनर्जी क्या है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो भी लाइट उधर से इवॉल्व होकर के आ रही है बच्चों, तो वो जो पार्टिकल है उसका या तो एनर्जी एच न्यू है या तो एनर्जी 2h न्यू है,
या तो एनर्जी 3h है। तो ये जो ऑक्सीलेटर्स थे ना, उनके एनर्जी के बारे में इन्होंने बताया था बच्चों। अब ये बड़ा अच्छा सा चीज ये है कि वो जो ऑक्सीलेटर की एनर्जी है, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, उसी को वही एनर्जी ही असल में जो यहाँ से निकलने वाले रेडिएशन है उनका भी एनर्जी वही होता है, अगर उनको पैकेट्स के फॉर्म में माना जाए। तो इसी को हमारे बुक्स में सिंप्लीफाई करके क्या लिखा है कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, वो किसके फॉर्म में करता है? नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म उसका, बल्कि वो टुकड़ों टुकड़ों में करता है। और वो टुकड़े का सबसे छोटा यूनिट कितना होता है? सबसे छोटा यूनिट जिसको हम क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम, उसका जो वैल्यू है वो कितना है बेटा? एच न्यू। ये प्लैंक थियरी के हिसाब से ऐसा नहीं था, ये आगे चल करके इसको मैनिपुलेट करके किया गया, और वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा कि किसने बताया। ये एक्चुअल में आइंस्टीन ने डिस्कस किया था इसके बारे में, कि ये जो एच न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू है, इसको आइंस्टीन ने प्रॉपरली अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कहानी के अंदर इसको इंक्लूड किया था। जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से सिर्फ और सिर्फ इतना आया था कि जो ऑक्सीलेटर्स हैं उनकी जो एनर्जी है, अगर हम ऐसा एज्यूम नहीं करेंगे तो इस तरह का कर्व नहीं आ पाएगा। और उन्होंने एक्सपोनेंशियल कर्व दिया था। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्रेशन भी आपको दिखाया था, आप बोलेंगे तो हम वीडियो एक बार और आपको भेज देंगे, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आया कि भाई एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। जो ऑक्सीलेटर्स की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो कंटिन्यूअस वैल्यू ना होकर के एच न्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिल सकता है हमको एनर्जी, जो ऑक्सीलेटर का एनर्जी है। और यही ऑक्सीलेटर का एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कर रहे हैं, इन ऑक्सीलेटर का जो एनर्जी है वही एनर्जी असल में वेव पैकेट्स का भी होता है, जो वहां से निकलने वाला रेडिएशन है बच्चों। ठीक है, ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो ये कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या एनर्जी है कंपन करने का, और एक है प्रोड्यूस होने के बाद ये जो निकल के आ रहे हैं पैकेट्स इनका। तो इन पैकेट्स के बारे में बहुत कुछ नहीं बोला था किसने? मैक्स प्लैंक ने। बट हाँ, इनके थियरी के बाद लोगों ने इंटरप्रेट जरूर कर लिया कि इसका मतलब कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन है वो भी पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है। तो इसलिए हमें बुक्स वगैरह में इस तरह से लिखा गया है, वो इनका कंक्लूजन लिखा गया है। इनके थियरी में तो एक्चुअल में यही सिर्फ था, क्वांटाइजेशन ही था, एनर्जी का क्वांटाइजेशन था। और वो भी किसका? ऑक्सीलेटर्स का। ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं? जो भी चार्ज पार्टिकल सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम ऑक्सीलेटर बोल रहे हैं। ऑक्सीलेटर क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीलेट करते हैं। जैसे जैसे आप उनको गर्म करेंगे वो कंपन करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे। तो कोई भी चीज ऑक्सीलेट करेगा तो आगे पीछे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा बेटा। और टू एंड फ्रो मोशन करे तो इसका मतलब कि वो कंपन कर रहा है, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, उसी की फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल रहे हैं और एनर्जी को एच न्यू बोल रहे हैं। ये पूरा डिस्कशन था किसका? प्लैंक का। अब आज बहुत जरूरी पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, इसको एकदम बढ़िया से सुनना है सब लोगों को। इस कहानी के बाद, इस फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट के बाद आप ये समझ जाओगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर का एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल में लाइट के बारे में पार्टिकल नेचर को इसी इवेंट के बाद से डिस्क्राइब किया गया था। बाकी जो पुराने वाले चीजें हैं ना, इनसे लाइट के बारे में बहुत कुछ नहीं, बल्कि क्लासिकल फिजिक्स के बहुत सारी कमियां नजर आई। ये जो थियरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लाइट के बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, तो क्या है पहले ये हम समझते हैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आवाज आ रहा है बच्चों सबको? यस। ठीक है, आप अगर इसको समझ लिए बच्चों ना, तो आधा काम मेरा इस चैप्टर का हो जाएगा, क्योंकि आगे की चीजें बहुत रिलेटेड है इससे। ठीक है, बहुत ध्यान से, कोई कंफ्यूजन हो आपको पूछना है आराम से। जब मैं बोलूं कि कोई डाउट है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर है क्या बच्चों? तो जैसा नाम से ही देखिए, नाम में क्या लिखा हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब बेसिकली फोटोन से है, राइट। और फोटोन का लेना देना किससे है? लाइट से। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लिटरल मीनिंग क्या है?
कि जब लाइट को अलाउ करते हैं किसी मेटालिक सरफेस पे गिरने के लिए, सपोज करिए ये एक मेटल है, कोई एक धातु ले लीजिए, कोई एक मेटल ले लीजिए बच्चों, और यहाँ पे रेडिएशन इसके ऊपर गिराइए। तो ऐसा देखा गया है कि जब आप रेडिएशन इसके ऊपर गिराते हैं तो इसके अंदर से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू मान लीजिए, और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है कि ½ mv²। क्यों भाई, काइनेटिक एनर्जी यही होता है ना फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ठीक है, तो जब मेटल को हम एक्सपोज करते हैं, क्या किसी भी मेटल को, आंसर है हाँ, कोई भी मेटल ले लो, अगर उसको एक्सपोज करो आप रेडिएशन से तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, क्या सर किसी भी तरह के रेडिएशन से निकलेगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे रेडिएशन से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट था क्या? तो बच्चों ये कब निकलता है इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखना शुरू करिए। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड, ठीक है, एक्सपोज करने का मतलब इसका सामना किया लाइट का, ठीक है। व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ appropriate frequency, then it was found that it emits electron। emit का मतलब बेटा निकलता है, emits electron, it emits electrons, it emit electrons। राइट बच्चों, लिख लिया सबने? राइट। and these electrons which emits electrons, and these electron constitute current। These electron constitute current, मतलब ये करंट पैदा करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। तो भाई ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे करंट आता है? तो देखो मैं एक सेटअप बनाता हूं, देख लो एक बार सब लोग। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं मेटल का बच्चों, और यहाँ पे लाइट अलाउ करते हैं गिरने के लिए, बहुत सारी लाइट्स। तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बोलिए। यस सर। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इनको अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाए, रेजिस्टर एमीटर सब कुछ लगाया जाए। एमीटर क्या होता है, करंट नाप, करंट को एक्चुअल में पता करने के लिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए एक डिवाइस है, एमीटर बोलते हैं उसको, है ना। तो इसको लगा के अगर देखा जाए, और इनको आप ग्लास ट्यूब में रख सकते हो, पूरा का पूरा सेटअप आपकी मर्जी। तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, जैसे ही ये प्लेट में टच करेंगे बच्चों, तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा घूमते घूमते यहाँ आएंगे, फिर ऐसे घूमते घूमते इस जगह, फिर एक प्रक्रिया चलता रहेगा चलता रहेगा। अब बताइए, ये जो वायर हमने लगाया है, अगर इसमें से चार्ज जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, बोलिए। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस वायर के थ्रू, तो बेसिकली
किसी यूनिट एरिया से चार्ज पास कर रहा है, और चार्ज पास कर रहा है तो वही तो करंट होता है। Q इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I। सही बोल रहे हैं या नहीं? ठीक है, यही तो करंट है हमारा, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो बच्चों ऐसा देखा गया कि ये एमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसीलिए नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, ठीक है। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन के एक्सपोजर के थ्रू होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो जब कभी भी मेटल को हम अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से अगर हम एक्सपोज करते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं विद सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यही इलेक्ट्रॉन करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यही विद्युत पैदा करते हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, Q बाई टी। आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ो। yes, sir. अब बच्चों इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, अब इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या था। कि मतलब भाई अब उन्होंने साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया कि भाई अब क्या करते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाते हैं, घटाते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या हो रहा है ना। तो अब इसको बढ़ा के चेक कर रहे थे, घटा के चेक कर रहे थे, तो जो जो ऑब्जर्वेशन उनका आया, और कई बार ये जो रेडिएशन का इंटेंसिटी है उसको बढ़ा रहे थे, तो उसके बाद भी चेक कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो जो जो ऑब्जर्वेशन आया वो एक एक करके उन्होंने लिखा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट does not occur if the frequency of the radiation is decreased below a certain frequency, जिसको न्यू नॉट बोला, नाम क्या रखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटाना शुरू किया, तो देखा एक फ्रीक्वेंसी के नीचे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जो सबसे मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी थी, उसी फ्रीक्वेंसी जिसपे वो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा था, उसी फ्रीक्वेंसी को, जो सबसे कम वैल्यू पे जो शो कर रहा था, क्योंकि ज्यादा पे तो शो कर ही रहा है, फ्रीक्वेंसी कम करने पे एक वैल्यू ऐसा आता है जिसके नीचे जाने पे नहीं कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आते हैं बात, तो भाई ये चीज देखा कि ऑब्जर्व करने पे ये परेशानी आ रही है ना। दूसरा चीज बच्चों, मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं आपको, कि दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूं यहां से, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो साइंटिस्ट ने वो भी ट्राई किया कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे है ये, तो बच्चों कितना भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, निकल ही नहीं रहा है। अब 5 मिनट 10 मिनट के लिए वेट भी कर ले रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है। सो इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit if frequency is below
न्यू नॉट, न्यू नॉट जो मैंने आपको ऊपर बताया, न्यू नॉट का मतलब क्या है बच्चों, क्या है, जल्दी बोलिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो न्यू नॉट। डू नॉट emit if the frequency is below न्यू नॉट, नो मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर हाउ मच इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड। बच्चों इंटेंसिटी का मतलब आप समझ लो ग्लो से है, कितना ज्यादा एनर्जी आ रहा है उससे आप रिलेट करना इंटेंसिटी को, ठीक है। नो मैटर हाउ मच इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो न्यू नॉट के नीचे अगर फ्रीक्वेंसी चली गई तो कितना भी मर्जी आप मेहनत कर लो वो नहीं निकलने वाला है, और आप 5 मिनट 4 मिनट वेट भी कर लोगे तो भी नहीं निकलेगा। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन ये था कि जो बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जो फोटोन गिर रहा है, यानी यहां गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये हमने गिरा दिया यहाँ पे और 2 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये जैसे ही अंदर गया इमिडिएटली ये निकल गया। तो मतलब लगभग लगभग इसके बीच में कोई गैप नहीं है, बहुत ही मार्जिनल, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। 10⁻⁻⁸ ये हमारे किसी काम लायक टाइम नहीं है। 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से कम में हम 1 या 2 बार अपना आंख पलक झपकते हैं ना, आंख का पलक झपकते हैं, उतने में 1 सेकेंड खत्म हो जाता है। बहुत तेजी से आप पलक झपकाएं तो हो सकता है दो बार 1 सेकेंड में कर ले, लेकिन आप देख रहे हैं इतने कम टाइम में वो निकल जाएगा, यहाँ गया और इतना निकल गया। तो ये हमारे लिए तो ये टाइम एक तरह से जीरो टाइम ही है। तो इसलिए बोलते हैं देयर इज नो लैग, नो लैग। लैग का मतलब बेटा देरी होना। देयर वॉज नो लैग बिटवीन फॉलिंग फोटोन, ये फोटोन नाम रखना अभी उचित नहीं है। तो देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग लाइट एंड emission of electron। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि इमीडिएटली जैसे एक्सपोज किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये ऑब्जर्वेशन थे बच्चों। अब इन ऑब्जर्वेशन को ध्यान से सोचने लगे कि भाई क्या ये लाइट के वेव बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। तो तो आप लोग जरा सोचिए इसमें कि वेव के हिसाब से क्या होता है कि वेव की जो एनर्जी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, है ना। वेव की जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो भाई इससे तो ये होना चाहिए कि जितना चाहे फ्रीक्वेंसी कम भी क्यों ना कर ले। और बच्चों हाँ, एनर्जी ऑफ वेव ये आप अपने फिजिक्स वाले सर से पूछिएगा जब वेव पढ़ाएंगे सर आपको, कि जो एनर्जी ऑफ वेव है वो फ्रीक्वेंसी से वेव के लिए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट ना हो करके सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। ये चीज आप डिस्कस करिएगा सर से। मैं आपको बता रहा हूँ इसको सेट करना है दिमाग में। एनर्जी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब सोचिए जरा इस तरह से कि अगर हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं यानी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और अगर एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो आखिर भाई इलेक्ट्रॉन निकल क्यों नहीं रहा है। जो लो इंटेंसिटी पे, और मजेदार बात क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई रखें तो इंटेंसिटी कम भी रखने पे, एनर्जी कम भी रखने पे वो निकल जा रहा है। लेकिन न्यू नॉट से नीचे चले गए थोड़ा सा
भी नीचे चले गए तो उसके बाद बेटा आप इंटेंसिटी कितना गुना भी बढ़ा लो, उससे इलेक्ट्रॉन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो निकल ही नहीं रहे। और एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा गया, और वो ये था कि जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन का जो निकल रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देता नहीं है, तो निकालते कैसे के मैक्स वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो जो के मैक्स है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum kinetic energy of electron does not depend on intensity of light। बेटा उस पर डिपेंड ही नहीं करता ये, तो डिपेंड कर किस पे करता है? ओनली डिपेंड्स ऑन frequency of the radiation। only depends on the frequency of radiation। ठीक है, अब इसको कंक्लूड किया गया कि भाई आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारा चीज क्यों हो रहा है। तो कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में उठे और उसका आंसर क्लासिकल थियरी नहीं दे पाया, वेव थियरी नहीं दे पाया। एज पर द क्लासिकल थियरी ऑफ लाइट या वेव थियरी ऑफ लाइट, ओके, these observation couldn't be explained by wave theory of light, right? अब क्यों नहीं है? Because as per wave theory, क्या होना चाहिए? जो एनर्जी है of wave is proportional to intensity। If you increase the intensity, energy will increase। और अगर एनर्जी ही सब कुछ है उसके लिए, तो भाई फिर तो निकलना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो अभी 2 जूल था, अभी मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो 5 जूल आने लगा, तो उसके हिसाब से इसको निकलना तो चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं बच्चों। तो अब क्या करना है? तो जब अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मानना पड़ा साइंटिस्ट को कि इसका मतलब यार इसमें बीच में कुछ तो गड़बड़ है, ये वेव थियरी में कुछ तो गड़बड़ है जो कि इतने सारे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो क्या इसका कंक्लूजन निकाला? जो कंक्लूजन था है ना, नंबर 1 कि ये जो लाइट है ना यार, जो रेडिएशन है ना बच्चों, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। यहीं से मैं बता रहा था कि जो प्लैंक के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं गलती से, वो एक्चुअल में यहाँ का देन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लेकिन ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी इवेंट थे, मतलब विद इन, आप कह सकते हो विद इन गैप ऑफ हार्डली 5 to 10 ईयर्स, ये दोनों ही इवेंट एक के बाद एक एक्सप्लेन किए गए थे। तो इसलिए उस टाइमलाइन की वजह से कई बार हम इन दोनों को एक ही तरह मान लेते हैं, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन तो मिस्टर प्लैंक का ही था। आइंस्टीन ने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि आइंस्टीन ने ये एज्यूम किया कि ये डेफिनेटली जो एनर्जी है लाइट का, वो भी पैकेट्स के फॉर्म में है। जब उन्होंने ये एज्यूम किया तब जाकर के वो सारा एक्सप्लेनेशन वो दे पाए।
तो उसमें उन्होंने क्या लिया, उन्होंने दिमाग लगाया और किसके थियरी का यूज किया, उन्होंने यूज किया मैक्स प्लैंक की थियरी का। ठीक है, आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक की थियरी का यूज किया और उनके क्वांटाइजेशन थियरी को आधार बना करके उन्होंने बोला कि इसका मतलब लाइट पार्टिकल जैसा होता है, लाइट के पास भी डुअल बिहेवियर आ गया है। तो लाइट पार्टिकल के जैसा है, और लाइट पार्टिकल के जैसा है तो उसका एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एनर्जी होगा, और वो कितना होगा, वही सारा चीज इन्होंने डिस्कस किया। तो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो मेन कंक्लूसिव डिस्कशन था वो था आइंस्टीन का। ठीक है, सो लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। अब आप उसको क्वांटा बोल लीजिए बच्चों, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को क्वांटा, और फोटॉन्स, ये फोटॉन्स का टर्म, राइट, बाद में इसको फोटॉन बोला गया। क्वांटा वर्ड आप कह सकते हो मैक्स प्लैंक की थियरी से लिया गया, राइट, कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। दूसरा, द एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, द एनर्जी सिंगल फोटॉन, सिंगल पार्टिकल बोलो, अब उस पार्टिकल को हम क्या मान रहे हैं, फोटॉन, तो हम फोटॉन बोलेंगे। is taken as E of photon, सिंगल फोटॉन बेटा h nu, E is equal to h nu, जहां पे h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, और न्यू क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बच्चों आ रहा है बात समझ में? सर बच्चों अगर मैं अगर इसी को ऐसा लिखना चाहूं तो E ऑफ फोटोन को मैं h न्यू लिख दिया। अब मुझे मालूम है वेव थियरी से, ये मालूम है बच्चों, क्या चीज मालूम है कि जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो वेव स्पीड है वो c होता है, और दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। बोलिए, करेक्ट है? yes, वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, सही बोल रहा हूं? yes sir. अरे भाई भूल गए क्या तुम लोग yes वेव sir. के बारे में? लर्न है ठीक है, याद है ना सबको? yes. तो ठीक है, तो इसलिए एच न्यू इज इक्वल टू न्यू को अब मैं क्या करूंगा कि न्यू को मैं c बाई लैम्डा लिख दूंगा। क्यों मैंने c बाई लैम्डा लिखा बच्चों? क्यों मैंने c बाई लैम्डा लिखा उसको? तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सी है वो लैम्डा म्यू के इक्वल होता है, लैम्डा न्यू के, तो इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वही रीजन है कि मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो इसको आप एकदम बकायदे बंद करके रख लीजिए बॉक्स में, एच सी बाई लेमडा बच्चों। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका हम लोग बहुत यूज करेंगे। मैं और बता दे रहा हूँ इसमें क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैल्यू, जो स्पीड का वैल्यू है वो c होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और वो होता है लैम्डा इंटू न्यू। यहां से मैंने ये कैलकुलेट किया, यहीं से मैंने रिप्लेस किया है। और क्या बताता हूं, अब आप सोचिए अगर आपको एनर्जी लिखना हो, ठीक है, आपको, क्योंकि क्या h भी कांस्टेंट है बेटा, c भी कांस्टेंट है कि नहीं?
सी का वैल्यू कितना होता है? 3 हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं। तो अगर h का वैल्यू रखें 6.626 इंटू 10⁻⁻30, बोलिए -34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई बच्चों c का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब बच्चों जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा ये बात, जैसे मैंने बोल दिया कि 20 नैनोमीटर वेवलेंथ है। वेवलेंथ कितना है? 20 नैनोमीटर। तो अब अगर मैं वेवलेंथ को नैनोमीटर में बोलूं, नैनोमीटर में, तो इसका आंसर 20 है। तो लैम्डा इन नैनोमीटर अगर मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, तो एनर्जी को अगर मुझे जूल में लिखना है, जूल में लिखना है, तो जितना भी नैनोमीटर, जैसे 20 नैनोमीटर है बच्चों, तो इंटू 10⁻⁹ करना पड़ेगा मीटर में, बोलिए। यस सर। तो -9 मीटर करूंगा तो ये आंसर किस में आ जाएगा? जूल में, इंटू 10⁻⁹, राइट। लैम्डा नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹। ये पूरा का पूरा अगर आप सब कटाएंगे, सब चीज अगर आप कैंसिल कराएंगे बच्चों, तो ये आप देखने की कोशिश करिए क्या आएगा। ये सब कैंसिल करा करके देखिए एक बार, ये सब कैंसिल कराएंगे। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यार अच्छा ये वैल्यू अगर एक बार आप लोग देखें तो आपको समझ में आएगा ये कितना कम है। देखिए एक बार, पावर ये -9 है बेटा, यहाँ -34 है, दिख रहा है। अब इसमें 8 ऐड करेंगे, फिर ये 9 भी प्लस जाकर के ऐड हो जाएगा, तब भी ये नेगेटिव में ही एनर्जी रहेगा। बोलिए, समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो ये जो एनर्जी है फोटोन का, ज्यादा अच्छा है कि हम उसको एक और यूनिट में चेंज कर लें, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये सब अब जब जितना भी चीज ये कटाएंगे आप, ये सब कटा देंगे। ये जो यहाँ पे वैल्यू मैंने रखा हुआ है, ये सब अगर आप कटाते हैं, मीटर से मीटर और जूल सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये जितना भी वैल्यू आ रहा है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू 3, मैं सारा मल्टीप्लीकेशन एक साथ लिख देता हूँ, इंटू 3 इंटू 10⁸ होल डिवाइडेड बाई, ऊपर कर दिया मैंने 10⁻⁹ भी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा प्लस, लैम्डा इन नैनोमीटर, एनएम। तो ये बेटा जूल में हो गया। ये एनर्जी है किसका? फोटोन का, एक सिंगल फोटोन का। बच्चों अब चूंकि आप देख रहे हो कि ये बहुत कम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक रिलेशन आप याद रख लिए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है कितना? 1 पॉइंट, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू उतना ही जूल के बराबर होता है। ये आप एज इफ नाउ याद कर लीजिए, आगे आपको डिराइव करा जाएगा, केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में डिराइव कराया जाएगा कि ये एनर्जी का 2 यूनिट है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा जूल है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना सिंपल है याद करना, इलेक्ट्रॉन जहां पे है उसका चार्ज सोचिए कितना होता है, यही तो उतना जूल होगा। समझ में आया बच्चों? यस सर। अब अगर आप इसी को उठा करके वहां रख लीजिए, दैट मीन्स 1 जूल का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, तो जो ई ऑफ फोटोन आएगा, उठा के अगर आप रखेंगे तो 6.626, अपना गुणा करके देख लीजिएगा बच्चों, -34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ एंड 8 17 हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ जूल के जगह पे, 1 जूल के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या है? लैम्डा नैनोमीटर। अब बच्चों इसको सॉल्व करिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको याद कर लेना है। 1242 लगभग लगभग ये आता है, डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। याद रहेगा? और ये एनर्जी किस में बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे आप,
तो ये सब वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा। करके आप देख लीजिएगा फ्री टाइम में। अब क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। क्वेश्चंस ये पूछूंगा बच्चों कि बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बताओ, अगर अगर वेवलेंथ का वैल्यू कितना है 300 नैनोमीटर। तो या तो अब आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, या तो पूरा शुरू से ये सब कैलकुलेशन करो, और या तो अगर आप इतना याद कर सकते हो तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। बोलिए। यहाँ पे तो हमने वो लैम्डा को मीटर में बदल दिया है, तो यहाँ तो नैनोमीटर को लिखा है। तो हाँ, यहाँ पे नैनोमीटर में ही लिखा है ना, क्योंकि मैंने क्या लिया था, मैंने अगर मान लीजिए 20 नैनोमीटर है तो वो तो मैं 20 ही पोर्शन, ये यानी 20 लिया है मैंने। नैनोमीटर का जो यूनिट है वो मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिया है, बट जब हम जूल में लिखेंगे तो उसका ऐसा ही यूनिट लिखना पड़ेगा। तो 20 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो वैल्यू तो हम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वही रखेंगे ना। आ रहा है बात समझ में? अगर मैं बोलूं कि यस बेटा सर। इसको सॉल्व करना है और 20 नैनोमीटर दिया है, तो सॉल्व करते समय आप क्या लिखोगे, आप यही ना लिखोगे 20 इंटू 10⁻⁹। तो मैं इसी 20 को बोल रहा हूँ कि यही तो था नैनोमीटर में। अब मैं यूनिट के साथ नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं। समझ में आया बात? यस सर। इसको अब इसके यूनिट के साथ मैं नहीं ले रहा हूँ, यूनिट तो सब मैंने कटा दिया, देखो ये सब जूल बच गया बस, और बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कि जैसे अगर वो बोल दे कि 50 नैनोमीटर, तो ऐसा गलती मत करना कि 50 इंटू 10⁻⁹ मीटर उठा के यहाँ रख दिया, सब गलत हो जाएगा। 50 नैनोमीटर बोला तो ये 50 को उठा के यहाँ रख देना है। समझ में आया यार बच्चों? यस सर, आ गया। ठीक है। तो हाँ, ये ध्यान रखना है, इस पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट में जो एनर्जी ऑफ फोटोन हमने निकाला है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है सभी को। अब कंक्लूजन में जो हम लोग देख रहे थे कि यार कंक्लूजन ये आया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स जिनका नाम क्या था, क्वांटा या फोटोन, और एक फोटोन का जो एनर्जी है वो कितना है, एच न्यू। ठीक है, अब एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू है। तो अब समझने की कोशिश करिए, सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑब्जर्वेशन था वो ऐसा क्यों था बच्चों। अब देखिए, अच्छा बच्चों ये बताइए कि जैसे मैंने कोई मेटल लिया हुआ है ना, सभी लोग ध्यान से देखिए, जो भी कोई मैंने मेटल लिया है बच्चों, तो क्या मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे? बोलिए। यस। और आपस में ये सब सॉलिड है तो आपस में ऐसे होंगे, मर्ज होंगे। तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है बच्चों, इन्हीं एटम के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वही तो निकल रहा है कि नहीं? यस सर। जो हम इधर से लाइट भेज रहे हैं वो इन्हीं में से टकरा करके इन्हीं के इलेक्ट्रॉन को निकल रहा है। तो और अगर मैग्नीफाई करूं मैं, मैग्नीफाइड व्यू बताऊं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि बच्चों आप चूंकि आज जानते हो तो इसलिए मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूं। पुराने टाइम में तो लोगों को मालूम भी नहीं था इस तरह का कुछ है। तो मान लीजिए बच्चों, ये मैंने जो एटम लिया है, मान लीजिए कि ये मैंने आयरन ले लिया है, तो क्या आयरन के पास 26 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में? बोलिए। यस। तो ये इसका न्यूक्लियस है, जिसको मैंने प्लस से बताया है, ये न्यूक्लियस है। और मान लीजिए ये आयरन का मेटल था, तो ये आयरन एटम हो गया। अब बताइए बच्चों, अगर आयरन एटम की मैं बात करूं, तो आयरन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ है ना 8 होगा। बोलिए। यस। और उसके बाद यहाँ पे बाकी बचे खुचे सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अच्छा, अगर ऐसा है बच्चों, मैं पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग उस पर मत जाइएगा, ठीक है? बस आप यूं समझिए कि रफली मैं कोई एक एटम ले लिया, उसी को दिखा रहा हूँ, तो मैं आयरन हटा दे रहा हूँ, कोई एक रफली एटम। अब आप सोचिए बच्चों कि क्या जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं या नहीं?
मतलब भाई न्यूक्लियस तो उनको अट्रैक्ट कर रहा है ना अपनी तरफ। Yes, sir. यस तो अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो अपने आप तो निकलेंगे नहीं, इनको तो एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? यस सर। और अगर इनको एनर्जी चाहिए बच्चों इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, तो वो एनर्जी दे कौन रहा है यहाँ पे? सर फोटॉन्स। बिल्कुल। तो बच्चों जो आपके फोटॉन्स आ रहे हैं यानी जो रेडिएशंस आ रहे थे वो इस पे टकराएंगे, और जैसे ही कोलाइड करेंगे बच्चों, जैसे ही कोलाइड करेगा तुरंत ये निकल जाएगा। और एक पैकेट का एनर्जी कितना है? एच न्यू। इस पैकेट का एनर्जी कितना है? एच न्यू। भाई सभी का एक ही पैकेट, एक ही जैसे है, सबका एनर्जी एच न्यू है। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन शुरू शुरू में फिर जब लो फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों भाई? अगर फ्रीक्वेंसी लो कर रहे हैं तो क्यों क्यों नहीं निकल रहा है? तो कारण क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है सर, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स एनर्जी होगा जिससे वो बंधा होगा। तो जो सबसे स्ट्रांगली कौन सा बंधा होगा? फर्स्ट वाला जो फर्स्ट सेल में है, या जो थर्ड सेल में है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। वेरी गुड। फर्स्ट वाला सबसे स्ट्रांगली होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इन सब का वैल्यू लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये बंधा हुआ है। और थोड़ा और ज्यादा दे देता हूँ, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इससे बंधा हुआ है। अच्छा बच्चों, उसके अंदर वाले एटम की मैं बात करूं, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो और ज्यादा एनर्जी से बंधा हुआ होगा, हो सकता है वो 25-30 हो गया। अब मान लीजिए बच्चों कि ये जो एच न्यू का वैल्यू है, हमने फ्रीक्वेंसी ऐसा रख दिया कि जो एच न्यू मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं और वो एनर्जी आ गई से फॉर एग्जांपल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? अगर वो बच्चों 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो ये बताइए बच्चों, क्या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ होगा क्या? क्या इस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल पाएगा ये? बिल्कुल नहीं। ये 20 है तो सर इसको तो सॉरी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही बंधा है ना, अगर ये इस पे टकराया तो उससे ज्यादा एनर्जी इसको मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हुआ, तब क्या ये निकल पाएगा बच्चों? नो सर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से आखिर क्या होता है? बच्चों जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना, तो बेसिकली आप क्या करते हो? फोटोन की संख्या बढ़ाते हो। तो अब बताओ, फोटोन की संख्या बढ़ाने से क्या इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्या ज्यादा फोटोन डालने से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि कोलिजन तो एक पार्टिकल का एक ही के साथ होगा ना भाई। अगर मान लो एक पत्थर यहाँ पड़ा हुआ है, तो कई सारे पत्थर फेंक रहे हो एक साथ, है ना? तो एक पत्थर तो एक ही बार टकराएगा ना इससे, कि 1000 पत्थर एक बार में टकरा जाएंगे? तो जो पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन होता है बेटा, वो 1-on-1 होता है। इसके लिए ये भी समझना है कि जो फोटोन का डायमेंशन है वही इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन के आसपास होगा, तभी बेटा कोलिजन 1-on-1 हो रहा है। एक ही फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है बच्चों। अगर एक फोटोन में उतनी ताकत नहीं है तो चाहे आप 1 करोड़ फोटोन कर दीजिए, वो एक साथ चूंकि इलेक्ट्रॉन से टकरा नहीं सकते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं जब तक एक फोटोन का ताकत इसके न्यूक्लियस से बंधे हुए एनर्जी को क्रॉस नहीं करता है। समझ में आया बच्चों कुछ? यस सर। हम फ्रीक्वेंसी का वो डालेंगे, मतलब उस पर लाइट हाँ तो वो एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं तो एनर्जी जाएगी कहाँ? हाँ, तो बेटा वैसे केस में ये क्या करेगा, इसको बिना एक्सेप्ट किए हुए इसको अलाउ कर देगा, यहाँ से पास हो जाएगा। और बेटा एक और बात आप समझिए, इलेक्ट्रॉन में रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट, ओके रिलैक्स। होता क्या है कि जब कभी भी आप एनर्जी भेजते हो, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं अभी, क्योंकि वो हम अपने टॉपिक से भाग जाएंगे। अभी आपके समझाने के लिए बस इतना मैं हिंट दूंगा कि बच्चों जो एनर्जी आप भेजते हो, जब वो इसको मैच नहीं करती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बंधा रहता है न्यूक्लियस से, एक एटम दूसरे एटम से भी बंधा रहता है किसी न किसी एनर्जी से।
तो कई बार क्या होता है, वो एनर्जी उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है, और कई बार उससे भी जब कम होता है तो उसके सिर्फ वाइब्रेशन को इंक्रीज करता है। जो दो एटम आपस में ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं उनके एनर्जी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट नहीं करता है। समझ में आया? क्योंकि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एटम के लिए ही नहीं जा रही है ना, वो तो यहाँ पे जाने पे जो भी फोर्सेस हैं उनमें से किसी पे भी ऑपरेट करेगा। तो कई बार उनके जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है, क्योंकि हो सकता है उसके बॉन्ड जो बने हुए हैं उसकी एनर्जी 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो यहाँ पे गिर गया तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, दो एटम अलग अलग हो जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो हर फ्रीक्वेंसी वाला चीज उसको निकाल दे वो जरूरी नहीं है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े हम अब। यस सर। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं इसमें कंफ्यूजन ना हो, कोलिजन इज टेकिंग प्लेस वन बाय वन। फोटोन विथ इलेक्ट्रॉन takes place one on one basis। मतलब मल्टीपल फोटोन एक साथ एक इलेक्ट्रॉन पे टकरा जाए, या कई सारे इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन टकरा जाए, ये बहुत ही वेग सा चीज है बच्चों, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। और मैं बता रहा हूं, और एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। राइट? सो कोलिजन्स ऑफ फोटोन जो मैंने आपको डिस्कस किया, इतना ही नहीं और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए बच्चों। आप ये बात समझ लीजिए कि इतना ज्यादा अमाउंट में हम फोटोन भेजते हैं, और उसमें से जो कि इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है, इसका भी स्पीड अच्छा खासा होता है। आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड जैसे स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और फोटोन का स्पीड कितना है बच्चों? 10⁻³ इंटू, बोलिए 8। हाँ शाबाश, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो अब सोचिए इतनी तेजी से जा रहा है, तो अब ये इतना फास्ट अगर चलेगा तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया तब तक ये निकल गया, तब तक ये निकल गया, तब तक। तो कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, मिलियंस में से, मतलब दसों लाख आप फोटोन भेज दोगे तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। वो जरूरी नहीं है कि सारे फोटोन जो जा रहे हैं वो निकालेंगे ही, टक्कर भी तो होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं होता है बेटा कि जितने फोटोन आप भेज रहे हो सबके सब इलेक्ट्रॉन निकाल के ही आएंगे, नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है, टकरा गया तो निकल जाएगा, नहीं टकराया तो खाली भी जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा फोटोन्स हम लोग भेजते हैं ना, वो अगर आप 1 मिनट के लिए भी लाइट भेज रहे हैं तो बहुत ज्यादा, मतलब ट्रिलियंस और उससे भी बड़े नंबर्स में आपका फोटोन यहाँ पे अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन अब आप ये सोच लो कि मैंने 1000 फोटोन भेजा और 1000 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी, कि कितना आया आखिर फोटोन, कितना इलेक्ट्रॉन पर फोटोन निकल रहा है, तो बहुत कम होता है एफिशिएंसी, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है सभी को, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये हो गया, तो सर अब ये बात चलिए समझ में तो आ गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्यों नहीं, आखिर ये क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से आखिर ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं? क्योंकि जब तक एक फोटोन का एनर्जी ज्यादा नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से, तब तक उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है? तो शायद इसका आंसर आपको मिल जाना चाहिए, क्यों बच्चों? अब एक बात बताइए, ठीक है बच्चों, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? यस सर। मान लीजिए 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था इस फोटोन का, जो उससे जाके टकराने वाला है। तो बताइए अगर ये फोटोन इससे टकरा गया इस इलेक्ट्रॉन से, तो इसको निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए यहाँ से? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिल कितना रहा है इसको पैकेट में? 35। तो बाकी एनर्जी का क्या करेगा ये? बाकी एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में बदल लेता है। यानी अगर मैं बोलूं तो जो एनर्जी फोटोन के द्वारा मिल रही है उसको अपने निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको एक टर्म बोलते हैं बेटा, उसका नाम है वर्क फंक्शन।
व्हाट इज वर्क फंक्शन? तो वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन बाय अ फोटोन। वो कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए, वही वर्क फंक्शन होता है। और हर मेटल का अलग अलग होगा, नेचुरल सी बात है। क्यों भाई? किसी में 28 प्रोटॉन, किसी में 30 प्रोटॉन, तो सबका अपना अट्रैक्टिंग एबिलिटी अलग अलग है। तो इसलिए सबका ये जो एनर्जी होगा, ये फाई, ये सबका अलग अलग होगा। ये मेटल पे डिपेंड करता है। अभी मैं इस पे लिख पाता हूँ, EP इज इक्वल टू फाई प्लस KE मैक्स। ये KE मैक्स किसका है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये मैक्स क्यों लिख रहे हैं बार बार, है ना? मैक्स क्यों लिख रहे हैं? तो देखो बेटा, ये बताओ, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को तो निकालेगा ही निकालेगा। अगर ये गलती से यहां टकरा गया बच्चों, इस पे भी, तो क्या ये भी निकल जाएगा क्या? Yes. क्योंकि इसको तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए था, मिला कितना? 35। निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा सर। अब अगर बच्चों ये भी निकल गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 35 माइनस 30 कितना? सिर्फ और सिर्फ 5। और इसका कितना आ रहा था? 25। समझ में आया बात? तो क्या Yes. दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है क्या? No, sir. क्या दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है? आंसर है नहीं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है सर? 25। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये मैक्स वाले के बारे में बता रहा है। और क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि जो वर्क फंक्शन है वो हम इसके लिए डिफाइन करते हैं, सबसे ऊपर वाले के लिए। आसानी से कौन निकल जा रहा है, तो जो सबसे ऊपर होता है उसी के लिए बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डिफाइन करते हैं फाई, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। फाई और W। बेटा कुछ लोग इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। कैसे डिफाइन होता है बच्चों? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो कैसे डिफाइन होगा ये? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to eject an electron from metal surface। समझ में आ रहा है बच्चों? To eject an electron from metal surface। और वो कितना होगा बच्चों? तो इसका वैल्यू जो फाई का है, उसको कैसे याद करो? मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया था, वो क्या Yes. था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? वो और ये दोनों एनर्जी मैच कर गया तभी तो। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब फाई का वैल्यू किसके बराबर होगा? H इंटू न्यू नॉट के। या अगर मैं वेवलेंथ के फॉर्म में लिखूं तो HC बाई लैम्डा नॉट, या इसको लिखूं तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा नॉट नैनोमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो अब ये ध्यान रखना है कि अच्छा, लैम्डा नॉट क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा, इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं देखता हूं आप लोग सही करते हो या गलत। सो अगर मैं बोलूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सब लोग बताना करेक्ट है या गलत। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? तो मिनिमम वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट शो हो जाए, जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो मिनिमम से मिनिमम, वो छोटा से छोटा वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? No, sir. क्यों? क्यों नहीं करेक्ट है? सर एनर्जी मतलब वेवलेंथ पे थोड़ा डिपेंड हो रही है।
एनर्जी तो डिपेंड होगी, क्यों नहीं डिपेंड होगी? क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत गलत बात बोल दिया। एनर्जी तो बिल्कुल डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। अरे एनर्जी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। सी फिक्स होता है, एच फिक्स होता है, तो वेरिएबल तो लैम्डा ही है ना। वो अलग बात है लैम्डा और न्यू रिलेटेड होते हैं, पर डिपेंड तो कर ही रहा है ना। यस। फिर से स्टेटमेंट सुनो और गलती निकालो अगर उसमें है तो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे डिफाइन करेंगे? मिनिमम वेवलेंथ जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाए, यानी उसके नीचे वेवलेंथ करने पे ना दिखाई दे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑब्जर्व ना हो। सर तो उससे देखिए नीचे इसमें पे तो टेक्निकल दिखाई गलती। देगी। वेवलेंथ होना चाहिए यूनिवर्सल। हाँ वही अरे वही बात अभी जिस बच्चे ने बोला कि सर उसके नीचे तो पक्का ही दिखाई देगा, क्योंकि वेवलेंथ आप जब कम करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा। यस बोलिए बच्चों। यस सर। तो वेवलेंथ अगर आप कम करते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा ना, और जो कम एनर्जी में शो कर रहा है तो हायर एनर्जी में तो जरूर शो करेगा। ये तो उल्टा बात बोल रहे हैं। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि वेवलेंथ बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक वेवलेंथ ऐसा आएगा जिसपे वो निकल रहा है, उसके ऊपर और बढ़ा देंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब एनर्जी घटाना होता है। कम एनर्जी पे नहीं शो करता है, अधिक एनर्जी पे तो शो करेगा ही। इसलिए इसका क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ above which, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। आ रहा है बात समझ में बच्चों? कि यस ऐसा मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने आपको लिख दिया है। अच्छा अब आते हैं इसके बारे में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट। ये जो हमने डिस्कस किया है किसके बारे में? वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, कि आपने कौन सा मेटल लिया है। समझ में आ रहा है बच्चों ने बात? यस सर। नेचर ऑफ मेटल, दैट इज, इसका मतलब क्या है? फॉर डिफरेंट मेटल phi will be different. जैसे अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे बच्चों तो आपको मालूम चलेगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ठीक है, और फ्रांसियम, इतना ही करते हैं। इनमें फाई का ऑर्डर ऐसा लिखा हुआ है, लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, और लिथियम से बहुत ज्यादा होता है किसका? लिथियम से बहुत ज्यादा होता है किसका? बेरिलियम का। ठीक है, ये फाई का वैल्यू है। और इससे बहुत बहुत ज्यादा होगा आयरन वगैरह का, बहुत ज्यादा टाइटली होगा। खैर इसका हमें कंपैरिजन नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग बस इतना ही ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो ये मुझे बताने का जरूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी शुरुआत है तो बहुत ज्यादा कुछ जानते नहीं आप लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस अच्छा, अब एक काम करते हैं, लास्ट पार्ट आज का। तो अब अगर देखा जाए तो क्या था बच्चों कि ये जो मेटल था
मेटल का अपना वर्क फंक्शन वैल्यू है ना। यहाँ से क्या गिर रहा है, लाइट, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू। तो अगर न्यू है तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, एच न्यू। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना चाहिए एनर्जी निकलने के लिए, 5 चाहिए। और आप एनर्जी कितना दे रहे हो बेटा, तो एनर्जी आप फोटोन का जो दे रहे हो उसको अपने निकलने में, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स में उसको खत्म करना है। तो अब इस एक्सप्रेशन को लिखना हो तो यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। सर ये भी आइंस्टीन ने दिए थे। बेटा ये किसने दिया था, क्या दिया था, इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अभी इसके लिए हाँ, इस पे मेजर कंट्रीब्यूशन आइंस्टीन का, एक्चुअल में सिर्फ उन्हीं का कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन वो जो क्वांटाइजेशन की बात उन्होंने एक्सेप्ट करके बताया, उन्होंने बोला कि जो प्लैंक ने क्वांटाइजेशन यूज किया ये नेचुरल फिनोमेना है, ये बहुत सारे जगहों पे मिलेगा। वो अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन उतना विस्तार में टाइम नहीं है। आप सोच रहे हो सालों साल की उन लोग की रिसर्च है, उसके बाद वो बुक में आता है। और हम लोग एक चैप्टर छोड़िए, एक चैप्टर का 1/10वां भाग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सालों साल का रिसर्च हम लोग आधा घंटा में पढ़ के खाली हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा अलाइन करने की कोशिश करूं तो ईपी कितना है बेटा, तो अगर मैं उसमें लिखने की कोशिश करूं तो 1242 बाई लैम्डा नैनोमीटर। ये ध्यान रखना है, नैनोमीटर जो लिख रहा हूं इन नैनोमीटर, जब मैं बोल रहा हूं नैनोमीटर इसका मतलब इन नैनोमीटर आपको लिखना है, इज इक्वल टू 5, यानी 1242 अपॉन लैम्डा नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड। किस यूनिट में, नैनोमीटर में यहाँ रखेंगे। तो ये सब क्या आएगा, प्लस के ई, किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये तो मैंने एक एक्सप्रेशन बताया ना, इसके पहले तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं आप, एच न्यू इज इक्वल टू 5 को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। इसको लिखना चाहें तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के ई मैक्स। बोलिए। यस। अब इसी को सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है, अब चाहूं तो ये लिख सकता हूँ मैं। तो ये लिखना या ये लिखना या ये लिखना सब बराबर है, जिसका काम आ जाए उसका हम यूज कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है, और थोड़ा आगे और इंटरेस्टिंग चीज पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। हम लोग नील्स बोर के बहुत नजदीक हैं। सो दैट्स ऑल एवरीवन।